Hello everyone. In this part of pointers and arrays videos, I will be discussing the concept of pointer to array, how it is declared and how it is used in programs to access an array, and what are its advantages. So let's go. Hello everyone. So let's continue with another notation of representing arrays with the help of pointers, that is pointer to arrays. Now in this particular representation, we have already, before discussing this representation, let's discuss the other notations and what are their advantages and disadvantages. Now we have discussed already single pointer with index calculation notation. Now there are different ways. So in this we treat 2D array as a contiguous block of memory. नाउ इसमें हम मेमोरी को एक कंटिग्यूअस ब्लॉक ट्रीट करते हैं और आपको याद हो कि हमने कैसे किया था, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया था and we use the name of the array and we use a dereference operator and we assign this value to this pointer value. So this is basically an address that will be assigned to this pointer value and it will be the pointer to the first element. Now what is the drawback of this particular technique? That it does not provide flexibility to allocate rows of different sizes. That is, अगर हमारे पास names आ रहे हैं जिसमें अलग अलग नाम के आ रहे हैं तो उस केस में बट ऑब्वियस, जैसे कि अगर हम देखें साउथ इंडियन नेम्स होते हैं बहुत लेंथी करेक्टर्स या नंबर ऑफ करेक्टर्स बहुत हाई होते हैं और नॉर्थ इंडियन में हम यहाँ पे एक्ज्यूम कर सकते हैं कि लेंथ थोड़ा सा छोटा होता है तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में अगर हम रोज ऑफ डिफरेंट साइज नहीं लेंगे और फिक्स साइज होंगे तो मेमोरी का ये मतलब वेस्टेज होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि डायनेमिकली एलोकेट कर सके डिफरेंट रोज को डिफरेंट साइजेस के रोज को, तो उसके लिए हमने एक एरे ऑफ पॉइंटर्स नोटेशन ली थी और उस एरे ऑफ पॉइंटर्स को भी हम 2D एरे की रिप्रेजेंट, ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन है 2D की बात कर रहे हैं, तो उसमें डबल पॉइंटर का कंसेप्ट लेके हमने यूज किया था। फिर हमने देखा था इसको कैसे किया, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो उसमें एक ड्रॉबैक क्या थी कि इसमें उसमें मतलब क्या कर सकते थे कि हमारे पास इरेगुलर शेप्ड होती है क्योंकि हर रो का साइज डिफरेंट होता है, ठीक है, और ईच रो इज allocated and deallocated dynamically independent of each other. Now it also has some drawback और issues. एक तो हमें 2 levels of indirection में जाना पड़ता है, यानी कि हमें अगर डीरेफरेंस करना है तो हमें एक्सेस करना पड़ेगा पहले तो रो लेवल, फिर उस केस में पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करना पड़ेगा, फिर उस रो में जाना पड़ेगा क्योंकि रो के अंदर भी हमने एलोकेशन की है। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट नहीं माना जाता क्योंकि इसको मैनिपुलेशन करने के लिए हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और इंक्रीज मेमोरी कंजम्पशन भी है क्योंकि हमारे पास एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए अलग से मेमोरी देनी पड़ती है जो कि एक एडिशनल मेमोरी ओवरहेड कॉज करता है। तो ये एक तरीका का एडवांटेज सबसे बड़ा है कि हमारे पास हर रो डिफरेंट साइज का पॉसिबल है जैसे कि नेम्स के केस में। तो इसका एक बेटर एक और अल्टरनेटिव है कि अगर हम 2D एरेस को मैनिपुलेट या एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, तो एक है पॉइंटर टू 2D एरे। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक तो पॉइंटर लेते हैं जो पॉइंट कर रहा होता है एंटायर 2D एरे को। तो इस केस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली अगर आपको याद हो पिछली टेक्निक है जो हमने पढ़ी थी उसमें हम क्या लिखते थे, ऐसे AARPTR और यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई करते थे और उसके बाद जब हम इसको ऐसे लिखते थे तो ये बनता था एरे ऑफ पॉइंटर्स। अब इसमें ऐसा ऐसे इसलिए इसको लिखा जाता था क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती थी इस पर्टिकुलर एस्ट्रिक के कारण, तो इसलिए पहले इसको पढ़ते थे एरे ऑफ पॉइंटर्स। पर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इंट ARRPTR और हम ऐसे लिख दें तो ये बन जाएगा पॉइंटर टू एरे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जब हमने पेरेंथेसिस डाल दिए तो ये इस एस्ट्रिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा करती है, तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है पॉइंटर टू एन एरे। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करने हैं, ऊपर वाले केस में हम नंबर ऑफ रो स्पेसिफाई करते हैं। जो पॉइंटर टू 2D एरे वाली टेक्निक है इसको हम रिलेटिवली कहते हैं कि ये एफिशिएंट है और ये लेस मेमोरी लेती है क्योंकि इसमें हमें अलग से यहाँ पे एरे के लिए जैसे एरे ऑफ पॉइंटर्स में मेमोरी देनी पड़ती है, यहाँ पे नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ पे बस ये जरूर ड्रॉबैक है कि जैसे उस केस में इंडिविजुअल रोज के लिए हम मैनेज कर सकते हैं अलग अलग साइजेस में, इसमें ये नॉट सूटेबल है इरेगुलर शेप, ठीक। तो ये इट इज नॉट सूटेबल, जैसे कि ये नॉट सूटेबल फॉर irregular shaped arrays।
तो ये पॉइंट का आपने भी ध्यान रखना है कि ये सूटेबल नहीं है। तो अब इस केस में हमने किया क्या है कि हमने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे बनाई हुई है 2 डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल एरे की जो वैल्यूज हैं हमने इसको असाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें अगर हम इसको डायनेमिकली देते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमने लिखा है ये है कॉलम्स, ये भी एक कंपाइल टाइम पे नोन होने चाहिए। यानी कि अगर हम कंपाइल टाइम की बात करें तो यानी कि हमें इसकी कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे हमें लिखना पड़ेगा पहले कॉन्स्ट इंट कॉलम्स, जो भी वैल्यू हमें देनी है 3। अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा, इसलिए क्योंकि उसको वो कहता है कि मुझे कॉलम्स की वैल्यू कंपाइल टाइम के ऊपर बताओ। अगर आप कंपाइल टाइम पे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रोज को तो आप इनपुट ले सकते हैं सी इन के थ्रू, जैसे कि आप सी इन रोज कर सकते हैं, पर अगर आप कॉलम्स करेंगे तो वो एरर आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये वैल्यू हमें कंपाइल टाइम के ऊपर पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसको एक्सेस करना हो तो अगर हमारे पास नॉर्मल, पहले हम रो वाइज से पहले हम देखते हैं कि फॉर अगर हमने लूप लगाई हुई है, आई हमने एक वेरिएबल ले लिया है, तो वो रोज और कॉलम जैसे नॉर्मल एरे हम एक्सेस करते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। और उसके बाद हम इसको सी आउट कर देंगे। अगर हमने प्रिंट कराना है तो हम सीधा लिख देंगे एरे, जो भी हमारे पास ptr आई जे। तो ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह जैसे हम लिखते हैं वैसे एक्सेस हो जाएगा। बट अगर आप रो वाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोड है। सबसे पहले एक रो पॉइंटर ले लीजिए, हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लिया है और वो पॉइंटर टू एन इंट है। अब इस केस में हमने इस पर्टिकुलर का हर एक रो का एड्रेस यहाँ पे वैल्यूज को साइन कर दिया है, यानी कि इसके अंदर वो वैल्यू जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हम जितने कॉलम्स हैं उसके ऊपर आइट्रेट करके जैसे भी हम करते हैं, जैसे कि हमने इसमें ज्यूम किया था कि रोज की गिनती ये रोज है और ये है कॉलम्स, ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हम रो पॉइंटर के थ्रू इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इसकी, अगर हम इसको यहाँ पे डायनेमिकली डिक्लेयर कर रहे हैं, डायनेमिकली अगर हमने मेमोरी एलोकेट किया है, मेमोरी इज एलोकेटेड, जैसे कि हमने ये वाली स्टेटमेंट जो हमने नीचे वाली लिखी हुई है ये वाली, अगर हमने इसकी तरह किया है तो हमें एंड में डिलीट भी करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने इसमें डी एलोकेट भी करना है मैनुअली, क्योंकि सी प्लस प्लस में हमारे पास ऑटोमेटिकली ही होता है, तो हमें मैनुअल यहाँ पे एलोकेशन, नहीं तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको हम एक कोड के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम कोड देने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पॉइंटर टू 2D एरे के साथ, एक 2D एरे, पॉइंटर टू एन एरे के साथ हम 2D एरे को एक्सेस करेंगे और उसकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 2 डायमेंशनल है, तो हम यहाँ पे उसके रोज और कॉलम्स बता देते हैं। ये 2 रोज और 3 कॉलम्स का है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को देते हैं 10, 20, 30 और इसकी एक और रो बना लेते हैं और यहाँ पे भी इसको वैल्यूज देते हैं 40, 50, 60। ठीक है, ये मैंने कुछ ऑलरेडी असाइन वैल्यू भेजी हुई है, इसको इनिशियलाइज भी कर दिया रन टाइम के ऊपर, और सॉरी डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से ये इनिशियलाइज हो गया। अब इसमें हमने बोला है कि पॉइंटर टू और 2D एरे हमने यूज करना है, तो इसके लिए हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे बनाएंगे पॉइंटर, या हम यूज कर लेते हैं एरे टू अ पॉइंटर। ठीक है, नहीं। अब इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करते थे कि जैसे कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है। अभी अगर हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, तो दिस, ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कहते हैं एरे ऑफ पॉइंटर। ठीक है, बट अगर हम एरे ऑफ पॉइंटर की जगह यहाँ पे पॉइंटर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे, सॉरी पेरेंथेसिस डालनी पड़ेंगी, ताकि हम इस ऑपरेटर को प्रेसिडेंस से, बाय डिफॉल्ट हम सबस्क्रिप्ट को प्रेसिडेंस जाती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे पेरेंथेसिस डाल देते हैं। तो अब ये बन जाएगा पॉइंटर टू एन एरे। ठीक है, अब ये पॉइंटर होगा एरे का जिसके अंदर 3 पर्टिकुलर कॉलम्स जितना साइज होगा। तो उसके बाद हम इसको वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम असाइन ही कर देते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर, इसको कौन सी वैल्यूज मिल जाए, ये वाली जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम बदलते यहाँ। अब इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराना है, तो बहुत सिंपल है। हम एक लूप लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया इंट लेने लगा हूँ, पर आप यहाँ पे साइज अंडरस्कोर
टी भी ले सकते हैं, जितने हमारे पास रोज हैं आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, उसके बाद जे प्लस प्लस इस तरह से लिख के और आप फाइनली वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने पॉइंटर वेरिएबल लिया है तो उसके थ्रू आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पे लिख दीजिए ARR PTR और I और J, और इसके बाद आप थोड़ी स्पेस जाना चाहते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लाइन सेपरेटर रो के बाद सेपरेटर चाहते हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट हैंडल। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोग्राम को चलाते हैं तो आप देखना कि यहाँ पे हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये वैल्यू सेपरेट नहीं हुई। एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ लाइन सेपरेटर, अब हमने यहाँ पे यहाँ पे जब ये प्रिंट कर लेगा, ओके ये हमने यहाँ पे नहीं लिखना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये देखिए हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं पॉइंटर टू एन एरे, तो इस केस में हमें यहाँ पे पेरेंथेसिस जरूर डालनी है, ये चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो सबस्क्रिप्ट को जब वेटेज मिलती है तो ये एरे ऑफ पॉइंटर्स बन जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने हो गया कि अब ये स्टैटिकली डिक्लेयर किया हुआ एक एरे है, अब हम इसको डायनेमिकली कैसे करना है वो भी हम देखते हैं प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे एक कोड देने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डायनेमिकली डिक्लेयर करेंगे एक एरे को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक रोज का हम नंबर दे देते हैं 2 और मान लो कॉलम्स का भी नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, अज्यूम करते हैं अभी हमें ये वैल्यूज ऐसे हैं और हम एक जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर ARR। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास कॉलम्स होंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम्स। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर टू एरे करना है तो हमें यहाँ पे इसके साथ पेरेंथेसिस जरूर डालना पड़ेगा और ये इंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब ये पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर्स हो गया। ठीक है, अब इसको वैल्यू देनी है हमने, यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी हमने न्यू और इंट और यहाँ पे रोज और यहाँ पे कॉलम्स, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी है, इसके अंदर हमने कॉलम्स की वैल्यू एक्सप्रेशन ओके कॉन्स्टेंट्स भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हमने वैल्यूज दे दिए हैं, अब इसको हम असाइन करते हैं वैल्यूज और प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक लूप लगा लेंगे जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे एक एंटर मार्क है फॉर। ठीक है, अब साइज अंडरस्कोर टी भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आई इज इक्वल, नहीं तो इंट भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई रोज आई प्लस प्लस। ओके, और ऊपर एक मिनट इसको कॉपी भी कर लेते हैं यहाँ पे, जे जे जे। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को हमने असाइन करना है। तो इसमें हम एक एक करके वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग वेज में सी इन भी कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐसे लिख सकते हैं सी इन ARR, ये जो नॉर्मल रोटेशन है आई और जे। तो ये हमसे कुछ वैल्यूज पूछेगा रन टाइम के ऊपर, नहीं तो आप एक्सक्लूसिवली ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इस केस में ऐसे भी लिख सकते हैं ARR आई जे इज इक्वल टू, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई प्लस 1 इंटू 10 प्लस जे सेमी कॉलन। ठीक है, तो इस वैल्यूज को इस तरह से आपने इसको असाइन कर दी वैल्यूज। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए अब इसको एक्सेस करने के लिए अगेन मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब इस केस में भी अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है इनकी वैल्यूज को तो मैं यहाँ पे इनको प्रिंट कर लेता हूँ। सी आउट।
ठीक है। और सी आउट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है वैल्यूज को। एक मिनट, यहाँ पे मुझे आई चीज अनडिफाइंड, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे उसके बाद हमने j इज अनडिफाइंड, ये भी अभी चला जाएगा। यहाँ पे इसको बैक स्पेस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास, ओके, ये हमने उल्टा डाल दिया, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज को हम प्रिंट कर देंगे। और दूसरा, फाइनली क्योंकि हमने डायनेमिकली एलोकेट किया तो डिलीट एरे लिखना पड़ेगा टू डीएलोकेट मेमोरी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डीएलोकेट भी कर दिया है। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज को, तो इसको हम यूज करते हैं और चेक करते हैं कैसे काम करता है। स्पेस नहीं डाला, एक मिनट, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आप वैल्यूज देखिए कि ये वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। सिंपल है बहुत। जैसे कि आप यहाँ पे, अब एक और तरीका है इसको एक्सेस करने का कि आप यहाँ पे एक रो पॉइंटर ले लीजिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पॉइंटर, रो पॉइंटर टू एन इंट, ये भी एक यूज कर सकते हैं। और इस रो पॉइंटर को आप एरे का रो दे सकते हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रो पॉइंटर लिख लेते हैं। और रो पॉइंटर के केस में हमें यहाँ पे जितने इसके कॉलम्स होंगे उतने ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रो को तो ये पॉइंट कर ही रहा है। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए आ रहा है हमारे पास। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें यहाँ पे रोज और कॉलम्स दिए, हम इसको रन टाइम पे भी दे सकते हैं, बट हमें अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इनको वैल्यूज नहीं देता, और यहाँ पे मैं इनको लिख देता हूँ सी आउट एंटर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे अगली लाइन में लिखना चाहिए सी इन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ROWS, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास रोज आ गए। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, रोज के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, और कॉन्स्ट इंट, यहाँ पे कॉलम्स के लिए मैं वैल्यू दे देता हूँ 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस रोज की वैल्यू हो गई और कॉलम्स की, कॉन्स्ट इंट कॉलम्स, ऊपर सेमी कॉलन भी डाला मैंने, वो मैं डाल देता हूँ। तो अब इस केस में आप देखेंगे कि आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ रोज की गिनती देता हूँ, जितनी भी देता हूँ, अभी मैं 2 ही दे देता हूँ, तो ये भी चल पड़ेगा। अब इसको एक बारी नंबर ऑफ रोज की गिनती मैं बढ़ा भी देता हूँ, मैं 4 दे देता हूँ, तो भी ये चल पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं यहाँ पे, क्योंकि एरे ऑफ पॉइंटर्स है, सॉरी पॉइंटर टू एरे है, तो मुझे इस टाइम पे कॉलम्स की जो वैल्यू है कंपाइल टाइम पे गिवन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इसकी जगह पे ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे, यहाँ पे इसको हटा के इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं ऐसे कॉलम्स लिखता हूँ और यहाँ पे भी कॉलम्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस है कि ये देखिए कि इट मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, ये मैसेज दे रहा है कि इसका मतलब इसको कंपाइल टाइम पे इसको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये एरर दे देगा। अगर ये देखिए अभी भी इंडिकेट कर रहा है हमें एरर कि एक्सप्रेशन मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कॉलम्स की वैल्यू को जरूर एक कांस्टेंट वैल्यू ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से नहीं करोगे, क्योंकि करोगे तो कोड नहीं चलेगा, क्योंकि हमें इस टाइम पे उसको पता होना चाहिए कि कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू ही होगी और इस चीज के साथ आपको काम करना है। तो इसको अब हम रन करते हैं तो ये नॉर्मली चलेगा। अब इस केस में हम जितने भी रोज यहाँ पे लिखेंगे उसके हिसाब से ये वैल्यूज को असाइन कर
subscribed, like, share.